हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी हमें जीतू ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम जीतू है। जो घटना आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये घटना हमारे गांव की है और ये घटना मैंने अपने दादाजी से सुनी थी। चलिए घटना शुरू करते हैं। ये बात है 1991 की। उस समय मेरे दादाजी बताते हैं कि हमारा जो गांव था, वो गांव बहुत ज़्यादा पिछड़ा गांव हुआ करता था। गांव के चारों ओर दूर दूर तक कोई गांव नहीं होता है। नॉर्मली आप में से जिनका भी गांव होगा वो जानते हैं कि जहाँ पर भी गांव होता है उससे थोड़ी दूरी पर 1 किलोमीटर पर या 2 किलोमीटर पर दूसरे गांव भी होते हैं। लेकिन हमारे गांव के आसपास उस समय 7 से 8 किलोमीटर के रेडियस में कोई गांव था ही नहीं। हमारे गांव में लगभग 40 से 50 घर थे और उस समय पानी की बहुत दिक्कत रहती थी। तो इसी वजह से जो गांव में मेन सोर्स था पानी का, वो एक बड़ा सा कुआं था और गर्मियों के मौसम में तो पानी बराबर मिलता ही नहीं था। कई बार ऐसा होता था कि 2-2 3-3 दिन तक हमें पानी ही नहीं मिलता था। गांव के लोग ये सब समस्या से बहुत परेशान आ चुके थे। कुछ लोग ऐसे थे जो पास में एक नदी थी, वहां जाकर पानी भर कर लाते थे। वो नदी हमारे गांव से कुछ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थी। 1.5 किलोमीटर पैदल चल कर जाना और पानी भर कर वापस आना बहुत भारी पड़ता था, लेकिन लोग करते थे क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। गर्मियों के महीने की ये बात है कि शाम के कुछ 5:30 बजे के आसपास मेरे जो दादाजी है वो बताते हैं कि उनके 2 दोस्त और हुआ करते थे। दादाजी से एक जो उनका दोस्त था उसकी एज काफ़ी कम थी। उसकी एज लगभग दादाजी से 10 साल की कम थी। वो दादाजी से कहने लगा कि मैं जा रहा हूँ पानी भरने के लिए, अगर तुम लोग को भी किसी को पानी लेना है तो चलो मेरे साथ। दादाजी ने तो मना कर दिया, लेकिन जो दादाजी का एक दूसरा दोस्त था वो कहने लगा कि मैं साथ में चलता हूँ, मेरे घर के लिए पानी तो मेरे बच्चे ले आते हैं। दरअसल जो फ्रेंड दादाजी का था जो पानी लेने के लिए जा रहा था, उसे कोई औलाद नहीं थी। शायद इसी वजह से घर की सारी जिम्मेवारियां उस पर थी। जब वो पानी लेने के लिए दूसरे दोस्त के साथ जाने लगा, तभी ही उसकी पत्नी ने उसे घर पर आवाज देकर बुलाया और किसी वजह से उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा झगड़ा होने लगा। वो झगड़ा सॉर्ट आउट करते करते बहुत देर हो चुकी थी। अब शाम के 7:30-8 बज चुके थे। तो जो दोस्त सिर्फ पानी लेने के लिए साथ में जा रहा था, अब उसने मना कर दिया। वो कहने लगा समय बहुत ज्यादा हो चुका है और मैं तो अपने घर पर था, तो मुझे दोबारा बुलाने ही क्यों आया, अब तू ही चला जा पानी लेने। वो जो उनका दोस्त था जिसे पानी भरना था, वो अकेले ही रात के समय निकल पड़ा। जब वो पानी लेने के लिए गया, कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन जब वो काफी समय तक लौट कर नहीं आया तो गांव के लोगों में एक हलचल हुई कि ये पानी लेने गया था, अब तक तो इसे आ जाना चाहिए था। लोग फिर भी उसका वेट करते रहे। अब रात के 12 बज चुके थे और उसका कोई अता पता नहीं था। तो गांव वालों ने कहा कि हमें अब चल कर देखना चाहिए। गांव से कुछ 4-5 लोग इकट्ठा होकर लाठी लेकर उस नदी की ओर आगे बढ़ पड़े। जब ये लोग वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका दोस्त उन लोगों को कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। सोचने वाली बात यह थी कि वहां पर जो वो अपने साथ बर्तन लेकर गया था पानी भरने के लिए, वो तो वहीं पर थे, लेकिन उन लोगों का गांव का रहने वाला आदमी कहाँ गायब हो गया था, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। फिर काफी देर वहां ढूंढने के बाद लोगों ने वहां से वापस घर आना ही ठीक समझा और कुछ जो लोग वहां पर गए हुए थे वो सब के सब वापस गांव आ गए। उन लोगों ने कहा कि अब सुबह में जाकर देखेंगे। सुबह 6 बजे के करीब सब के सब दोबारा फिर से गए उसे ढूंढने के लिए। जब गए
तब एक आदमी ने जोर से चीख लगाकर सभी को अपने पास बुलाया। नदी के दाईं ओर एक बड़ा सा पेड़ था और वहां की मिट्टी भी काफी गीली थी, यानी नदी का पानी कई बार उसे छू कर निकलता था उस पेड़ को। वहां पर उसकी लाश मिली जो बुरी तरह से कटी फटी थी। लोगों को पहले लगा कि शायद इसे किसी जानवर ने मार दिया होगा, लेकिन वो गलत थे, क्योंकि उसके शरीर पे भी कई सारी जगह पर जलने के घाव बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। नदी के जो उस पार का एरिया था वहां पर एक बहुत पुरानी खंडर सी हवेली थी। उस हवेली में कोई आता जाता नहीं था। लोग पुराने थे तो अक्सर ये बात कहते थे कि उस हवेली में कोई भूत है, पिशाचनी है, चुड़ैल है, लेकिन कभी किसी ने देखा नहीं था। अब जब लोगों ने इसकी ऐसी लाश को देखा तो लोगों के मन में डर दुगना हो गया और सभी लोग आपस में बात करने लगे कि हो ना हो वो चुड़ैल उसी हवेली से निकलकर इसे मारी होगी, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ रहा था कि जानवर जला नहीं सकता है, इसकी इस हालत का कारण वो चुड़ैल ही हो सकती है। फिर सभी लोगों ने उसकी लाश को लेकर गांव में आए और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार करने की जो क्रियाएं होती है उसमें शुरू हो गए। लेकिन जो गांव के पुजारी जी थे वो काफी ज्ञानी और बहुत अच्छे आदमी थे। जब वो आकर उस लाश को देखे उन्होंने तुरंत ही कह दिया कि इसकी मौत का कारण कोई भूत ही है, कोई प्रेत है जो अपना बदला लेना चाहती है। गांव के लोगों ने कहा कि अगर वो बदला लेना चाहती है तो हमारे गांव के आदमी से क्या लेना देना था। तभी पुजारी जी ने कहा कि वो मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी आदमी या प्रेत जो भी बदले की आग में जलता है फिर उसे अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ अपना बदला लेना चाहता है। और वो प्रेत भी, जहां तक मुझे समझ आ रहा है, बदले की आग में पागल हो चुकी है। गांव के लोग अब इस बात से भयभीत हो गए और फिर उनमें से एक आदमी कहने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं जो हम कई सालों से कहानियां सुनते आ रहे हैं कि उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है, क्या वो सच है? पुजारी जी ने कहा कि मैं आज तक कभी भी उस हवेली को देखा नहीं। अगर आप लोग मुझे ले चलो और दिखाओ तो शायद मैं पहचान पाऊं। लोगों ने पुजारी जी को नदी के किनारे ले गया। नदी के उस पार वो हवेली थी और हवेली काफी ज्यादा खंडर थी, लेकिन बहुत मजबूती से बनी हुई थी, क्योंकि उसकी कुछ दीवारें अभी भी एकदम बराबर खड़ी हुई थी। हवेली का एक गैलरी वाला पार्ट था। पुजारी जी ने जब वहां पर अपनी नजरें दौड़ाई तो उन्होंने कहा कि जो आत्मा है या वो प्रेत है वो इस घर में बंद होकर रह गई है और वो प्रेत इसी खिड़की में से या उसी गैलरी में से बाहर निकलकर अपने शिकार को ढूंढती है। तब लोगों ने कहा कि अगर वो घर में ही बंद हो गई है तो उसने हमारे गांव के आदमी को मारा कैसा? पुजारी जी ने कहा वो प्रेत है, वो बाहर आकर मार भी सकती है और वापस भी जा सकती। वो कोई व्यक्ति नहीं कि जिसे बंद कर दिया गया तो वो बाहर नहीं आएगा। फिर उन्होंने कहा कि वो प्रेत का जो शरीर है वो हो ना हो उसी घर में कहीं दफनाया गया होगा या जला दिया गया होगा, इसीलिए उसकी आत्मा उस घर में कैद होकर रह गई है। और जिस हिसाब से उसने तुम्हारे गांव के आदमी को मारा है, मैं इतना तो साफ कह सकता हूँ कि वो प्रेत बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। गांव के लोग पुजारी जी के सामने हाथ जोड़ने लगे कि अब आप ही हमें इस प्रेत से बचा लीजिए, वरना ये धीरे धीरे गांव के सभी लोगों को शायद जान से मार देगी। पुजारी जी ने कहा कि ठीक है, हम पहले अंतिम संस्कार करेंगे, फिर हम दोबारा इस हवेली में जाकर देखेंगे। जब पुजारी जी अंतिम संस्कार करने के बाद गांव वाले के साथ दोबारा उस हवेली में गए तो उन्होंने पाया कि हवेली में तो बिल्कुल अंधेरा था। दिन के समय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उस हवेली की जो खिड़कियां थी वो लकड़ी की बनी हुई थी और वो सब बंद थी। लेकिन हाँ, उस हवेली की एक बहुत अजीब बात थी जो आज तक किसी ने महसूस नहीं किया था। हवेली में घुसते साथ ही जलने की बदबू आ रही थी।
वरना कई बार ऐसा होता है कि जब लोग पुराने घर में जाते हैं जहाँ भूत प्रेत या किसी का शरीर को गाड़ दिया जाता है या जला दिया जाता है, वहां पर उनके शरीर की बू आती है। इस बार सिर्फ जलने की बू आ रही थी। पुजारी जी ने लोगों से कहा कि अगर उस आत्मा को जगाना है तो हमें सूरज डूबने के बाद ही आना होगा, क्योंकि दिन के समय उसे देखना ये शायद असंभव है, क्योंकि दिन के समय वो खुद को कहीं छुपा ली है। और दोस्तों, आप में से कई लोग जानते होंगे कि दिन के समय भूत प्रेतों की शक्तियां कम हो जाती हैं। लोग इस बात से डर भी रहे थे, लेकिन एक मन में होप थी कि पुजारी जी उनके साथ हैं। सूरज डूबने के बाद सभी लोग जैसे ही नदी के दूसरी पार पहुंचे और नदी क्रॉस करने वाले थे हवेली में आने के लिए, तभी ही एक आदमी ने जोर से चिल्लाया कि मैंने अभी अभी उस गैलरी में उस चुड़ैल को देखा। लोगों ने कहा कि चुड़ैल कहाँ है? जितने भी थे सब के सब उस गैलरी पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे, लेकिन वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। पुजारी जी भी वहीं पर 10 मिनट तक खड़े हुए। उसके बाद उन्होंने अपने पास से कुछ विभूति निकाली और अपनी आंखों पर लगाया, जिसके बाद पुजारी जी कहने लगे कि हाँ, अब मैं भी देख सकता हूँ। जो लोग उस चुड़ैल के लिए वहां पर गए हुए थे, वो सभी लोगों को पुजारी जी ने विभूति दी। वो विभूति जब उन लोगों ने अपनी आंखों पर लगाई तो उन्होंने देखा कि गैलरी में एक चुड़ैल बैठी हुई बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था, न ही तो शरीर में हाथ पैर दिख रहे थे, लेकिन ये समझ में आ रहा था कि वहां पर कोई आकृति जरूर है जो दिखाई बराबर से नहीं दे रही है, लेकिन है। अब लोग जो गए हुए थे पुजारी जी के साथ, वो कम से कम 7 से 8 थे, लेकिन इस घटना के बाद उसमें से 3-4 तो डर कर वापस गांव में आ गए और पुजारी जी के साथ बचे 4 लोग। उन्होंने हिम्मत दिखाई और कहने लगे कि अगर आज हमें अपनी जान भी देना पड़े तो हम देंगे, लेकिन गांव को इस चुड़ैल से हमेशा के लिए छुटकारा दिला देंगे। फिर वो लोग पुजारी जी के साथ उस हवेली की ओर आगे बढ़े। वहां जाने के बाद जैसे ही हवेली का दरवाजा खोला, तब उन सभी लोगों ने बिल्कुल साफ अपने सामने उस चुड़ैल को खड़ा हुआ देखा। लोग बताते हैं जो पुजारी जी के साथ थे कि हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। पुजारी जी ने कुछ सामग्री अपने साथ लेकर वहां लोगों के साथ गए हुए थे। जैसे ही वो चुड़ैल सामने, उन्होंने विभूति निकाल कर तुरंत ही उसके ऊपर फेंका, जिसके बाद वो एक झटके से पीछे हटी। वो शायद जानती थी कि विभूति अगर मेरे ऊपर गिर गई तो मैं भस्म हो जाऊंगी। इस वजह से वो पीछे हटी और जितने भी लोग थे उन्हें पुजारी जी ने साफ इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि कोई भी उस महल के या उस हवेली के अंदर नहीं जाएगा। सभी लोग मेन गेट पर ही खड़े हुए थे और वो लोगों को अंदर बुला रही थी, यानी जो चौखट का एरिया होता है, लोग वहीं पर थे। लेकिन वो चुड़ैल तो सबको अंदर बुला रही थी। वो अंदर इस तरह से बुला रही थी जैसे मानो किसी न किसी कमरे में घुस जाती, फिर धीरे से बाहर निकल कर देखती, लेकिन सबके सब वहीं खड़े उसे मिलते। फिर वो दूसरे कमरे में जाती। पुजारी जी ने फिर से सबसे कहा, कुछ भी हो जाए, कोई भी इस चौखट को और ज्यादा पार नहीं करेगा। हम जहां खड़े हैं बस वहीं खड़े रहेंगे। लोगों के मन में डर तो था ही। फिर पुजारी जी ने अपने पास से एक रक्षा का धागा निकाला। कहने लगे, ये धागे से हम इस हवेली को चारों ओर से, अंदर से और बाहर से बांध देंगे, जिसके बाद वो निकल नहीं सकेगी। लेकिन धागा जो बांधना था तो उसमें ऐसा था कि धागे को अपनी ओर आगे रखकर उसे बांधना था, ताकि अगर कभी वो चुड़ैल सामने भी आए तो वो धागे की वजह से किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुंचा सके। सभी लोगों के हाथ में धागा दे दिया गया था और वो लोग उस धागे को बांध रहे थे। पुजारी जी वहीं अपनी जगह पर खड़े थे। अचानक बाहर से, यानी मेन गेट जो था हवेली का, वहां से एक बड़ा सा लकड़ा उड़ते हुए अंदर की ओर आया फुल स्पीड में, जिसकी वजह से पुजारी जी जहां खड़े थे वो लकड़ा उनके सर पर लगा और वो उस चौखट को पार करके अंदर गिर गए। और फिर जितने लोग थे उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उस चुड़ैल ने पुजारी जी के साथ क्या किया। पहले तो उन्हें घसीटते हुए अपने साथ
एक कमरे में ले गई और उस कमरे के बाहर जो लोग वहाँ खड़े हुए थे उन लोगों ने सुना कि जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ पुजारी जी की आ रही थी। फिर एक जोर की आवाज़ के साथ उनके शरीर को उस कमरे के बाहर हवा में उड़ाकर फेंक दिया। जब पुजारी जी गिरे तो उनके खून की छींटे जो कि उनके शरीर से निकले थे वो दीवार पर भी बिल्कुल साफ दिख रहे थे। ये सब देखकर जितने भी गांव के लोग थे वो डर को बर्दाश्त नहीं कर सके और तुरंत वहां से भागे। लेकिन एक बात बहुत अच्छी ये थी कि अंदर जो घर के बंदिश मारना था वो उन लोगों ने उस धागे से मार चुके थे। अब बची थी सिर्फ बाहर के ओर की बंदिश, लेकिन उससे पहले ही पुजारी जी चल बसे। उस गांव के सभी लोग भागते हुए अपने गांव आए और अपने घरों में जाकर सो गए। सब इतना डरे हुए थे कि अगले दिन जिस किसी के भी घर पर जाकर पूछताछ करनी चाहिए थी वो बात करने की कंडीशन में भी नहीं थे। डर की वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। अब लोग परेशान इस बात से थे कि वो चुड़ैल तो बहुत खूंखार है, क्या पता अब वो गांव में ही आकर हम पर हमला कर दे। अब लोग उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए चारों ओर किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे थे जो उन्हें उस चुड़ैल से बचा सके। गांव में रहने वाला एक आदमी जिसका नाम श्याम था, उस आदमी ने कुछ दिनों के अंदर एक आदमी को ढूंढ लाया जो कि झाड़ फूक करने में बहुत माहिर था। जब वो आया तो उसने आकर नदी के दूसरी ओर के किनारे से उस हवेली को देखा और कहने लगा, बहुत अच्छा हुआ कि पुजारी जी ने वहां पर अंदर घर के बंदिश मरवा दी थी, नहीं तो वो चुड़ैल अब तक के तुम लोगों का पूरा गांव उजाड़ चुकी होती। फिर उनको जब लोगों ने बताया कि बाहर की बंदिश मारनी है तो उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि बाहर वो कौन से तंत्रों से बंदिश मारने वाले थे, लेकिन हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, घर के चारों ओर मैं अपनी ओर से एक बंदिश मार सकता हूँ। सभी गांव के लोगों ने कहा कि ठीक है आप वैसे ही करिए। फिर उन्होंने एक बंदिश मारा, जिसके बाद गांव वालों को थोड़ी सी संतुष्टि मिली, लेकिन ये कुछ ज़्यादा दिन की नहीं थी। कुछ दिन बीते कि फिर से एक रात जब वहाँ पर लोग पानी लेने के लिए गए हुए थे तो उन लोगों ने देखा कि जो नदी के किनारे बहुत सारी झाड़ियाँ थी उसमें कोई उन्हें दिखाई दे रहा है। जब लोगों ने और नज़दीक जाकर देखना चाहा तो एक ने पीछे से आवाज़ लगाई, कह रही ये वही चुड़ैल है, भागो यहाँ से। सब के सब वहां से जी जान लगाकर भागे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो चुड़ैल उस घर से बाहर कैसा निकली। जो आदमी था श्याम, जिसने उस तांत्रिक को या उस ज्ञानी आदमी को लेकर आया था, लोगों ने उससे कहा कि फिर से जाकर उस आदमी को ले आ। श्याम अपने गांव से निकला उन्हें लाने के लिए। एक दो दिन के अंदर ही श्याम उन्हें ढूंढकर अपने साथ ले आया और जब वहां पर पहुंचा तो पता चला कि किसी जानवर की वजह से जो बंदिश धागे से मारी गई थी वो टूट चुकी थी और उनका ये भी कहना था कि हो सकता है घर के अंदर की भी जो बंदिश हो, जंगली बिल्ली या कुत्ता उस घर में जाता होगा और उसी की वजह से अंदर की भी बंदिश टूट गई होगी। लोगों ने कहा अब हम क्या दोबारा बंदिश मारे? तब उस ज्ञानी आदमी ने मना किया, कहा नहीं, अब ये समाधान नहीं है, अब हमें उसकी लाश को ढूंढना होगा। गांव के सभी लोग घबराकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, कहने लगे कि उसकी लाश को हम कैसे ढूंढ सकते और हमें क्या पता उसकी लाश कहाँ है। तभी उस आदमी ने कहा कि मैं इसका पता लगा सकता हूँ। फिर वो नदी किनारे एक बड़ा सा हवन करने लगा और कुछ दूसरी क्रियाएं भी करने लगा, जिसके बाद उसने कहा कि वो जो लाश है वो जमीन के अंदर जैसे ही हवेली में घुसते हैं तो राइट साइड में एक बड़ा सा कमरा है, उस कमरे के जमीन के नीचे उस औरत की लाश है। लोगों ने जब ये सुना तो सब के सब शांत रहे और क्रिया खत्म होने के बाद उनसे पूछने लगे कि आपने लाश का तो पता बता दिया, लेकिन किसमें इतनी हिम्मत है कि मौत के मुंह में जाकर उसकी लाश को वहां से बाहर निकाला जाए। तभी उस आदमी ने कहा कि लाश को बाहर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने इसका भी उपाय ढूंढ लिया है। फिर रात के करीब ठीक 12 बजे सभी लोग उस हवेली के अंदर गए
और जिस कमरे में उसकी लाश थी वहां जाने के बाद लोगों ने जमीन को खोदना शुरू किया। जो ज्ञानी आदमी था वो वहीं पर खड़ा हुआ था और उसने कुछ विभूति लेकर चारों ओर डाल चुका था, जैसा मानो उसने एक रक्षा कवच बना लिया था। और लोगों से कहने लगा, आप जल्दी जल्दी यहाँ से खोदो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। लोग सब खुदाई ही कर रहे थे कि अचानक एक हवा में गंदी सी बू फैल गई और वो जो बदबू थी वो उसी के शरीर की थी। तुरंत ही लोगों ने उसके शव को वहां से निकाला और जैसे ही महल के दरवाजे के पास आए वहां से उसके शव को बाहर लाने के लिए, तब उन्होंने देखा कि सामने वही चुड़ैल खड़ी हुई थी जो कि काफी ज्यादा भयानक और डरावनी लग रही थी। लोग अब कुछ करते कि उससे पहले ही जो तांत्रिक थे उन्होंने अपने पास से दोबारा विभूति निकालकर सभी के ऊपर डाल दी और कहने लगे कि जब तक ये विभूति तुम पर है ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगी। सभी लोग वहां से बाहर निकले और वो चुड़ैल उनका पीछा कर रही थी, लेकिन वो करीब नहीं आ सकती थी। फिर उन लोगों ने उस शव को उसी नदी किनारे ले जाकर जला दिया। लोगों का कहना था जो वहां पर थे कि जब उसके शव को जलाया जा रहा था तब उस शव में से लोगों ने चीखने की, चिल्लाने की आवाजें सुनी है। सवाल ये था कि वो तो एक मृत शरीर था, फिर उसमें से आवाजें कैसे आ रही थी। ये बात आज भी लोगों को समझ नहीं आई और लोगों ने इसके बाद अपने अपने घर पर जाने का फैसला किया। उस तांत्रिक ने पहले ही कहा था कि कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अगर उसे कोई आवाज भी सुनाई दी तब भी पीछे नहीं मुड़ना है, बस आगे ही चलते चले जाना है। लोग अपने अपने घर पर आ गए और फिर सब कुछ एकदम ठीक सा हो गया। कहा जाता है कि जो हवेली थी वो आज भी वहां पर है और अब वो हवेली के आसपास भी कोई जाता नहीं है, क्योंकि ये कहानी गांव के लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है। वो हवेली अब वो पूरी तरह से खंडर भी हो चुकी है और कई सारे लोग का ऐसा कहना है कि जब रात के समय उस हवेली के पास से गुजरो तो कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। लेकिन वहीं दूसरे लोग ये कहते हैं कि हम लोगों ने उस चुड़ैल को अपने सामने ही जलता हुआ देखा था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ लोगों की अब मन घड़त कहानी है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों हमारी अगली कहानी पिंटू की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम पिंटू है। ये घटना 2001 की है। उस समय मैं और मेरा दोस्त हम किसी काम से कहीं गए हुए थे। वहां से जब हम लौटने लगे तब रात के कुछ 11 बज चुके थे और हमें पता था कि अब हमें अपने घर पर पहुंचने में कम से कम 7 घंटे का समय लगेगा। हम रात के करीब 11 बजे अपने घर के लिए निकले। पहले 1-2 घंटे तक तो सब कुछ ठीक चला। उसके बाद में अचानक से गाड़ी का टायर पंचर हो गया। जो मेरे साथ में मेरा दोस्त था उसने उतर कर गाड़ी का टायर चेंज किया और फिर जैसी गाड़ी हम आगे बढ़ाए 2 ही मिनट चले होंगे कि गाड़ी अपने आप बंद पड़ गई। मैं ये देखकर हैरान हो गया कि ये अचानक से गाड़ी को क्या हो गया और इतनी रात के समय हमें कोई मिलेगा भी नहीं। हम गाड़ी के बाहर निकल कर खड़े थे और मदद के लिए वहां खड़े होकर आसपास देख रहे थे कि तभी मेरी नज़र दूर एक रोशनी पर पड़ी। मैंने मेरे दोस्त से कहा, देख जरूर वहां कोई ना कोई तो होगा, चल हम वहां चलते हैं। उसने कहा कि हाँ ठीक है, हम वहां चलते हैं, जाकर देखते हैं, शायद हमारी कोई मदद कर दे। वो जो रोशनी दूर से हम लोगों को दिखाई दे रही थी वो मेन रोड से उतरकर यानी कच्चे रास्ते से होकर कुछ 500 या 400 मीटर की दूरी पर होगी। लेकिन हमने रास्ता चलते हुए ये नोटिस किया कि अब वो रोशनी और ज़्यादा दूर होते जा रही है। पहले हमें लगा कि ये हमारा वहम है, फिर भी हम आगे बढ़ते रहे। काफ़ी समय चलने के बाद हम अचानक से एक ऐसी जगह पर आ गए थे जहां सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे, यानी रोड पर मिट्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। एकदम पथरीला रास्ता था, कई सारे पेड़ थे। अजीब बात यह थी कि कोई भी पेड़ में एक भी पत्ता नहीं था। सारे पेड़ सूखे हुए थे। उनकी डाली और उनकी जो ब्रांचेस होती है वो चारों ओर लटकी थी
और इतनी ज़्यादा घनी थी कि अब रास्ता दिखना भी मुश्किल हो रहा था। चांदनी रात थी तो कहीं हल्की हल्की चांद की किरणें हमें दिखाई दे रही थी। हम परेशान इस बात से थे कि ये कैसी जगह है, और वहां पहुंचने के बाद एक अजीब सी मनहूसियत महसूस हो रही थी। मेरे दोस्त ने कहा कि जाने देना, हमें जगह से क्या लेना देना, चल हम आगे बढ़ते हैं, हमें तो मदद चाहिए। हम वहां से फिर आगे बढ़े और काफी समय चलने के बाद हम उस जगह पर पहुंच गए। मुझे लगता है कि दूर से देखने में तो 400-500 मीटर दिख रहा था, लेकिन जब हम चलने लगे शायद हम 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा चल चुके थे। जब हम वहां पर पहुंचे मैं तो बहुत थक गया था। मेरे दोस्त ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से किसी की आवाज पहले तो आई नहीं। दूसरी बार खटखटाने पर भी कोई आवाज नहीं थी। जब मेरे दोस्त ने तीसरी बार जोर से खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ी सी आवाज ने जवाब दिया, कौन है? मेरे दोस्त ने कहा कि हम यहाँ से जा रहे थे, रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई, हमें मदद चाहिए, क्या कोई मदद मिल सकती है? तभी फिर से वो बूढ़ी आवाज ने कहा, हाँ अंदर आ जाओ। हमने ये सुना और फिर एक अजीब घटना हुई। वो दरवाजा अपने आप चिरमिराती हुई आवाज के साथ धीरे से खुला। हम दोनों ही वहीं खड़े थे। हमें लगा कि शायद किसी ने अंदर से दरवाजा खोला होगा, लेकिन कोई भी दरवाजे खोलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। अंदर भी बहुत ज्यादा अंधेरा था, बस दूर एक रोशनी नजर आ रही थी जो कि दीवार के कोने में टंगी हुई थी। हम अंदर गए और घर के अंदर जाकर हमने फिर आवाज लगाई, कोई है यहाँ? और कहाँ हो आप? हमें कोई दिख नहीं रहा। फिर से उस आवाज ने हमें कहा, सीधा आते रहो। हम चुपचाप सीधा सीधा चलते रहे। उस घर के एकदम लास्ट में एक कमरा था और वो कमरा बंद था। हमने उस कमरे को खटखटाया। जैसे ही हमने खटखटाया वो कमरे का दरवाजा भी अपने आप खुला। हम अंदर गए तो हमने देखा कि एक औरत है जो अपने बेड पर लेटी हुई थी। सफेद बाल, चेहरे पर झुर्रियां, दोनों हाथ काले पीले हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से इसने नहाई नहीं है। कपड़े भी मैले कुचेले फटे हुए अजीब से थे और उस कमरे की दीवार चारों ओर से काली हो चुकी थी। हमें लगा कि शायद दिया जलाती होगी, इस वजह से चारों ओर की दीवार काली पड़ चुकी है। यहाँ तक उसकी सीलिंग भी काली थी और उस वजह से ही कमरे में और भी ज्यादा अंधेरा महसूस हो रहा था। हम दोनों ने अपनी लाइफ में ऐसा पहले कभी कहीं नहीं देखा था। ये क्या था हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मैंने मेरे दोस्त से कहा कि ये औरत घर के अंदर भी कितना पीछे रहती है, और वो भी 2 दरवाजे बंद थे, फिर भी इसकी आवाज हमें बाहर गेट के बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। और इतनी बूढ़ी औरत हमारी आवाज इतना साफ कैसे सुन सकती थी? दोस्तों, आप में से हर कोई जानता होगा कि जो बूढ़े होते हैं उन्हें दिखता कम है या फिर सुनाई कम देता है, लेकिन इस औरत को देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था। और मैंने ये सारी बात मेरे दोस्त से कही थी, वो भी उसके कान में काफी स्लो कही थी, फिर भी उसने सुन ली। वो हमें देखी और कहने लगी, मैं सुन भी सकती हूँ और देख भी सकती हूँ। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने मेरे दोस्त से कहा कि चल हम यहाँ से चलते हैं और ये बूढ़ी औरत हमारी क्या ही मदद करेगी। फिर उसने कहा कि यहाँ रुक जाओ, आगे का रास्ता ठीक नहीं है। उसकी बातों से तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। मैंने मेरे दोस्त से कहा कि चल तू नहीं आ रहा है तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुझे लास्ट बार बोल रहा हूँ, यहाँ से निकलते हैं। उस बूढ़ी औरत ने जैसे ही हम पीछे पलटे कि मेरे दोस्त का उसने हाथ पकड़ लिया, और हाथ इतनी ताकत से पकड़ा था कि हम दोनों मिलकर उस बूढ़ी औरत से अपना हाथ भी नहीं छुड़ा पा रहे थे। फिर वो एकदम से उठकर अपने बेड पर बैठ गई। जो औरत देखकर ऐसा लग रहा था कि ये तो करवट भी नहीं ले सकेगी, वो बेड पर उठकर कैसे बैठ सकती थी। और उसके बाद उसने हमारी ओर घूरना शुरू किया।
हम अभी उसे देख ही रहे थे कि एक जोर की आवाज के साथ हम मानो दोबारा होश में आए, क्योंकि वो आवाज उस कमरे के दरवाजे की थी जो कि अपने आप बंद हो चुका था। हम तो वहीं खड़े होकर अब ये सोच रहे थे कि यहाँ से भागे कैसा। कमरे में एक खिड़की दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी कांच भी शायद मैली इतनी ज्यादा हो गई थी कि उसमें से अब चांद की किरणें भी नहीं आ रही थी। उसके बाद उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों को जोर से अपनी ओर खींचा। हम दोनों ही उसके पास गए और एकदम से खड़े हो गए। फिर वो कहने लगी कि अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे। ये कहकर वो एक शैतानी हंसी जोर से हंसने लगी। हमारा तो दिमाग खराब हो गया कि ये क्या हो गया है हमारे साथ। हम जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे और मदद के लिए किसी को बुलाने लगे, लेकिन वहां उतनी जंगल में हमारी आवाज सुनता भी तो कौन। कुछ 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि दरवाजे पर किसी के खटखटाने की हमने आवाज सुनी। ये सुनकर मानो ऐसा लगा कि मरे हुए को दोबारा से जान मिल गई हो। उस बूढ़ी ने दोबारा से आवाज लगाई, कौन है? दरवाजे पर आवाज आई, अम्मा मैं हूं, पहचाने? इसके बाद दरवाजा अपने आप खुला और एक आदमी को हमने देखा जो उस घर के अंदर आया। हमने जैसे ही उसे देखा तो हमारी जान में जान आई। हमने उससे कहा कि ये औरत हमें जाने नहीं दे रही है, हमारी कार खराब हो गई थी, हम यहाँ मदद के लिए आए हुए थे। उस आदमी ने हमें देखा और हंसने लगा, फिर कहने लगा कि घबराओ मत, ये मेरी माँ है, ये पागल हो चुकी है। मैंने कहा कि पागल हो चुकी है, लेकिन कैसे? और ये तो बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन इसने उठकर हमारे हाथ पकड़े। वो आदमी मुझे देखकर कहने लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमने कहा नहीं, ऐसा हुआ था, हम उससे आगे बात करना चाहते थे। उसने कहा ज्यादा देर यहाँ अगर तुम रुकोगे तो फिर यहाँ से कभी निकल नहीं पाओगे। ये सुनकर हमारे मन का डर दुगना हो चुका था। मैंने मेरे दोस्त से कहा कि चल जल्दी यहाँ से निकलते हैं। हम वहां से निकल तो गए, लेकिन कई सारे सवाल हमारे दिल में आज भी है कि दरवाजे अपने आप कैसे खुले थे। वो औरत अगर पागल थी तो हमारी बातें सुन कैसे रही थी, और अगर वो इतनी ही पागल थी, इतनी ही कमजोर थी, तो वो उठकर बैठी, उसके बाद वो खड़े भी हुई, जबकि उसके बेटे के आने के बाद वो दोबारा बिस्तर पर लेट चुकी थी। ये सब सवालों के जवाब हमें आज भी नहीं मिल पाए। तो दोस्तों, ये पिंटू की कहानी मैंने एक वेबसाइट से ली थी। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हीमेन की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम हीमेन है। ये घटना आज से कई साल पुरानी है जो आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना मैंने मेरे पिताजी से सुनी थी। कहते हैं कि गांव में लोग जब भी गर्मी का मौसम होता है तो अपना बिस्तर या तो छत पर डालकर सोते हैं या फिर घर के सामने जो आंगन होता है वहीं पर डालकर सोते हैं। मेरे पिताजी बताते हैं कि जब भी उनकी उम्र कुछ 19 से 20 साल की रही होगी, वो सभी दोस्तों के साथ अपने आंगन में ही सोया करते थे। उनके जो दोस्तों के घर थे वो सभी घर हमारे घर को लगकर आसपास में ही थे। पिताजी बताते हैं कि सब कुछ तो सही था, लेकिन एक रात कुछ ऐसी भी थी जिसके बाद वो लोगों ने आंगन में सोना ही छोड़ दिया था। सभी दोस्त खाना खा के अपने घर से 9 साढ़े 9 बजे के करीब मेरे पिताजी के पास आकर बैठकर बात कर रहे थे, और फिर 10 बजे के करीब सभी लोगों ने अपनी अपनी खाट लगाई और सोने लग गए। पिताजी बताते हैं कि हमारे गांव में सबसे देर रात तक हम ही लोग जागते थे, जो कि रात में 10 बजे तक के टाइम था, और बाकी जितने भी लोग थे वो 8-9 बजे तक सो ही जाते थे। जब हम सभी लोग सोने गए तब रात में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हमें नींद ही नहीं आई। हमें अपने बिस्तर पर लेटे हुए सिर्फ 15 ही मिनट हुआ था कि हमने देखा घर के सामने जो एक बड़ा सा तालाब था, उस तालाब के पास हमें कोई घूमता हुआ नजर आया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से समझ नहीं आ रहा था।
मैंने मेरे सारे दोस्तों को जगाया कि सामने मुझे कुछ नजर आ रहा है। सब के सब उठे और देखने लगे। कभी ऐसा लगता कि वो चीज उड़ रही है, कभी ऐसा लगता कि वो आकार में बहुत बड़ी है और चल फिर रही है। कभी कोई उसे जानवर कहता तो कभी कोई उसे इंसान, लेकिन समझ के परे था वो है क्या। मेरे पिताजी ने अपने दोस्तों से कहा कि क्यों ना हम वहां जाकर देखते हैं। पिताजी के सभी दोस्तों ने कहा कि नहीं, वहां जाना ठीक नहीं होगा। क्या पता वो कोई राक्षस हो या जंगली जानवर हो जो हमें जान से मार दे। इसके बाद पिताजी ने कहा कि ठीक है। लेकिन दोस्तों, जब सभी लोग सोने के लिए गए तो किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। सबका ध्यान अब भी उस तालाब के पास में जो उन्हें दिखा था उसी पर था। 10 से 20 मिनट के बाद जब दोबारा उन लोगों ने उठकर देखा तो अभी भी वो चीज वहीं पर दिखी। पिताजी उठे और दरवाजा खटखटाया। जाकर अपनी मम्मी को ये बात बताने लगे। जब उनकी माँ बाहर आई, यानी मेरी दादी माँ, और देखने लगी तो बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मेरी दादी माँ ने मेरे पिताजी से कहा कि तुझे कुछ भी दिख रहा है, चल सो जा, और डर लग रहा है तो अंदर आ जा। फिर मेरी दादी माँ ने मेरे पिताजी के दोस्तों से भी कहा कि अगर तुम लोगों को भी बाहर सोने नहीं जम रहा है तो घर के अंदर आकर सो जाओ। लेकिन कोई भी अंदर नहीं गया। सभी लोगों को लगा कि वो जो कुछ भी था वो चला गया होगा, तो अब कुछ दिक्कत नहीं है, और सभी लोग वहां सोने लगे। करीब आधे घंटे के बाद कुछ आवाज आई। आवाज ऐसी थी जैसा कि तालाब में किसी ने बहुत बड़ा पत्थर डाल दिया हो, और वो भी काफी ऊंचाई से। लोग यानी मेरे पिताजी और उनके दोस्त तो वैसे ही नहीं सोए थे। वो आवाज के साथ सब के सब एक झटके से उठ खड़े हुए और तालाब की ओर देखने लगे। जब वो तालाब की ओर देख रहे थे तो फिर से उन्हें उसी तालाब के ऊपर कोई घूमता हुआ नजर आया। ये देखकर पिताजी का एक दोस्त उठा और जो आंगन का गेट था वहां जाकर खड़ा होकर जोर से चिल्लाने लगा, कौन है वहां? कोई है क्या? किसी को कोई मदद चाहिए? लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया। वो तालाब आंगन के गेट से लगभग 50 या 100 मीटर की ही दूरी पर होगा। रात के समय आवाज वैसे ही गूंजती है तो इजीली उसने सुना भी होगा, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं। और अब जो कोई भी वहां पर था, जो उन्हें पहले दिखाई दे रहा था, वो एकदम से कहीं गायब हो गया। तभी उनका दोस्त भागकर मेरे पिताजी के पास आया और कहने लगा कि यार एक बात सुन, हम एक काम करते, वहां चलकर देखते हैं। क्या पता सच में किसी को हमारी मदद की वहां जरूरत हो और वो कुछ बोल नहीं पा रहा हो। पिताजी को भी एक बार लगा कि हाँ, बात तो सही है। सभी दोस्त, कुछ 5 या 6 लोग थे, वो उठे और उस तालाब के पास जाकर देखने लगे। जब वहां पर जाकर अंधेरे में ढूंढने लगे तो उन्होंने देखा कि कोने में उन्हें कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो क्या था वो समझ नहीं आ रहा। जब उसके नजदीक जाकर उन्होंने देखा तो पाया कि वहां एक जानवर मरा पड़ा था, जिसमें काफी ज्यादा खून निकल रहा था, और समझ में ऐसा साफ आ रहा था कि इसे अभी अभी मारा गया है। मेरे पिताजी वहीं पर रुककर अपने आसपास देखने लगे कि इतनी बुरी तरह से इस जानवर को किसने मारा होगा, पर वहां कोई भी नजर नहीं आया। पिताजी ने अपने दोस्तों को कहा कि सब लोग सावधान रहो, यहाँ हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो हमें भी जान का नुकसान पहुंचा सकती हो। पिताजी तभी ही पीछे पलटे कि उनके एक दोस्त ने चिल्लाया, और उनका दोस्त ऐसा चिल्ला रहा था कि जैसा कि कोई उसे पीछे से पकड़ चुका है। पिताजी ने जल्दी से उसकी ओर छलांग लगाई और बाकी भी दोस्त उसके पास आगे बढ़े तो लोगों ने देखा कि उसके किसी ने पैरों को पकड़ रखा था और उसे तालाब के अंदर खींच रहा था। वो पिताजी को चिल्ला रहा था कि यार कोई मेरे पैर पकड़कर खींच रहा है, मुझे जान से मार देगा। पिताजी और उनके सभी दोस्त उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हालांकि तालाब ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन जिस ताकत से वो उनके दोस्त को खींच रहा था, अब शायद वो भी समझ गया था कि मेरा बचना असंभव है। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को बचाना चाहा। मेरे पिताजी बताते हैं कि हम बाकी जितने भी 4-5 दोस्त थे, सभी ने उसका हाथ पकड़ कर रखा था, लेकिन उसे कोई इतनी ताकत से खींच रहा था कि उसके साथ साथ हम भी तालाब में डूबते जा रहे थे। और फिर उनका एक दोस्त था जिसे बहुत अच्छे से स्विमिंग आती थी, तो उनका दोस्त तुरंत ही
उसके पैरों को देखने के लिए गया कि इसके पैरों पर है क्या जो इसे खींच रहा है। उसे लगा कि शायद कोई रस्सी वगैरह बंधी होगी, लेकिन जब नीचे जाकर उसने देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। 2 कटे हुए हाथ उसके टांगों को ताकत से खींच रहे थे। वो तुरंत ऊपर आकर चीखने चिल्लाने लगा, कहने लगा कि कोई इंसान नहीं है बल्कि सिर्फ उसके 2 कटे हुए हाथ है। ये सुनकर जो एंड में एकदम लास्ट में उनका दोस्त खड़ा हुआ था, वो वैसे ही वहां से भागा अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उसे पहले से ही शक था कि ये कोई आत्मा है। और सभी लोग अब धीरे धीरे करके अपनी जान बचाना चाह रहे थे, लेकिन अपने दोस्त को छोड़ भी नहीं सकते थे। मेरे पिताजी को हनुमान चालीसा उस समय भी पूरा याद था। मेरे पिताजी जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, जिसके बाद उनका दोस्त अब जब ये लोग खींच रहे थे तो इनकी ओर आगे इजीली आ रहा था। मेरे पिताजी हनुमान चालीसा कंटिन्यूसली पढ़ते रहे और अपने दोस्त को वहां से खींच कर निकाल लाया। जब घर पर आए तो इस सारी घटना घर वालों को बताई। घर वाले इसके बाद बहुत परेशान हो गए और सुनकर दंग रह गए। फिर घर वालों ने स्ट्रिक्टली इन लोगों को बाहर सोने से मना किया। और मेरी दादी माँ बताती है कि हमारा जो गांव था, उस गांव में बहुत पहले से ही भूत प्रेत के किस्से सुनने को मिल ही जाते थे। तो भूत प्रेत को देखना या उन्हें महसूस करना ये आम सी बात थी हमारे गांव में। लेकिन मेरे पिताजी और उनके दोस्तों ने पहली बार किसी आत्मा का सामना किया था, और उसके बाद से फिर कभी भी ये लोग बाहर आंगन में नहीं सोए। मेरे पिताजी बताते हैं कि सभी लोगों की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी इस घटना के बाद, और मेरे पिताजी तो मेरी जो दादी थी उनकी बहन के पास चले गए थे कुछ समय रहने के लिए। लगभग वो 1 साल तक वहीं पर रहे, क्योंकि उनके मन में उस जगह का बहुत ज़्यादा डर बैठ चुका था। फिर गांव के लोगों ने ही उस तालाब पर मिट्टी डालकर उस तालाब को हमेशा के लिए बंद कर दिया, और कुछ साल बाद मेरी दादी और सभी लोग उस गांव को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो, उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।